नमस्कार, के न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात और मैं हूं माधुरी सिंह। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक हस्ती से जो अगर बयान दे दें तो उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ जाता है। अगर वो खामोश हो जाए तो भी मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। अगर वो नाराज हो जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन जवाबदेह हो जाता है और अगर वो गमजदा हो जाए तो वो है समाजवादी पार्टी फिक्रमंद हो जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब की। आजम खान साहब, के न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात, तो हम चाहते हैं कि आप विस्तार से अपने राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और वाकई एक मुलाकात करें। मैं देखिए, बहुत कम वक्त में बात पूरी हो जाएगी। रामपुर का रहने वाला हूं और इब्तदाई शिक्षा मेरी बाकर स्कूल से हुई। प्राइमरी स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन पूरा बना हुआ नहीं था, सिविल लाइन्स एरिया में था और कभी कमरों में भी बैठते थे और कभी पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ा करते थे। उसके बाद मैंने वहां से 8वां करने के बाद सुंदरलाल इंटर कॉलेज में पढ़ा और वहां से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहा था। ये समाजवादियों के आंदोलन शुरू हो गए, अंग्रेजी हटाओ, उस आंदोलन में शरीक हुआ। फिर हम उन लोगों में थे जो चाहते थे कि यूनियन हो, स्टूडेंट्स यूनियन हो। मैं बहुत छोटा सा था, इतना रहा होगा। तब मैंने पूरे रामपुर के स्कूल कॉलेजेस की हड़ताल कराई थी और फिर वो वारंट निकला, क्या हुआ। और मेरे वालिद मरहूम ने मुझसे कहा कि बेटे, या तो आप अलीगढ़ पढ़ने के लिए चले जाओ या फिर हम घर छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि मेरे बड़े भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे एमयू से और मेरी बड़ी बहन भी वहीं पढ़ रही थी। चुनाचे उन्होंने यही समझा और यही बेहतर जाना कि इसे रामपुर से हटा दिया जाए और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया। हालांकि वहां भी मुझे जो तरबियत मिली वो जो छात्र राजनीति है उसकी मिली, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में और दूसरी यूनिवर्सिटीज की छात्र राजनीति में बड़ा बुनियादी फर्क है। वहां कोई भी किसी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है तो उसे पार्टी छोड़ना पड़ेगी, तब वो राजनीति में रहेगा और चुनाव लड़ेगा। लिहाजा बस मैंने वहां एक ही चुनाव लड़ा, ऑनरेरी सेक्रेटरीशिप का, और ये जमाना था 1975 का। 1975 में इमरजेंसी लगी और क्योंकि सभी नेता लोग पकड़े जा रहे थे, लिहाजा सुना होगा कभी आपने कि ऊंट भागे जा रहे थे। पूछा क्यों भाग रहे हो, तो कहा कि हमारी पकड़ हो रही है, बादशाह वक्त ने गिरफ्तार कराया है। लेकिन उन्हीं में एक लोमड़ी भी भागी जा रही थी, तो उस लोमड़ी से पूछा कि भाई पकड़े तो ऊंट जा रहे हैं, तुम क्यों भाग रही हो? तो लोमड़ी ने कहा कि इस वक्त तो जान बचाओ, ये तो बाद में तय होगा कि ऊंट कौन है और लोमड़ी कौन है। तो हम भी पकड़ लिए गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई? नहीं, वो राजनीतिक करियर नहीं था, क्योंकि राजनीति में आने का बहुत इरादा नहीं था। मैं 11 का स्टूडेंट था, फाइनल सेमेस्टर का, और आज भी मेरे दिल में इस बात का दर्द है कि मैं LLM अपना मुकम्मल नहीं कर सका। मेरा इरादा वहीं यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरशिप करने का था। अगर मैं लेक्चरर हो गया होता तो मैं कम से कम मेरे नाम के साथ अब तक प्रोफेसर लग गया होता, मैं जिससे महरूम रह गया। जब हम चुनाव लड़ने चले तो उस जमाने में जो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे और वहां की राजनीति ये थी कि रूलिंग भी महल से होता था तय और अपोजिशन कैंडिडेट भी महल से तय होता था, और एक नूरा कुश्ती होती थी। जीतने वाला महल का होता था, हारने वाला हारने के बाद जीतने वाले को मुबारकबाद देने के लिए महल जाता था। लेकिन मैं पहला शख्स था जो उस पूरे सिस्टम के खिलाफ निकला था। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये वो जमाना था, हमारी बिल्कुल नौजवानी का जमाना, जब लोगों का कहना यह है कि जब हम बोलते थे तो बहता पानी रुक जाता था। हमारा बहुत दबदबा था, हमारा बहुत छोटे थे लेकिन बहुत इज्जत, बहुत एहतराम था, लोग हमसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि हम उनकी आवाज थे। गरीब अपने एहसास का इजहार नहीं कर सकता था, जज्बात का नहीं कर सकता था, उस जालिम के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल सकता था। और हम न जाने क्यों, न जाने कहां से हमारे अंदर ये हिम्मत आई कि हम पूरे उस फ्यूडलिस्टिक सिस्टम के खिलाफ लड़ गए।
तो आपके व्यक्तित्व में एक एल्थी दिखाई पड़ती है जिसकी चर्चा हो सकता है उसकी बुनियादी वजह हो जी, हो सकता है कि उसकी ये वजह हो। चुनाचे जब हमने चुनाव लड़ा तो उधर से जाहिर है वही परिवार था, हमारे पास कोई सवारी नहीं थी क्योंकि हम बिल्कुल नए थे, एक मध्यम परिवार के थे और मध्यम वो भी कमजोर मध्यम परिवार के थे। तो ये चुनाव हमने लड़ा तो हमें ये नहीं मालूम था, नादानी का ये आलम था कि हम शहर के एमएलए हैं तो देहात कितना हमारे साथ है। 40% देहात था। उस जमाने में इस तरह के पोस्टर्स नहीं छपते थे, हैंडबिल्स नहीं छपते थे, मोबाइल्स नहीं थे। चुनाची स्टेंसिल होता था, एक टिन की कटी हुई प्लेट होती थी, उसको दीवार पर रखा जाता था और छाप दिया जाता था। हम बिल्कुल देहात नहीं गए। 40% वोटर से हमने वोट ही नहीं मांगा क्योंकि देहात का आदमी था, वो महीनों और बरसों में शहर आता था, गांव के बाजार लगते थे, वहीं से अपनी जरूरतें पूरी करता था। और इतने टफ मुकाबले के बावजूद हमारे पास सवारी नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे वर्कर्स को मार मार कर पोलिंग के दिन लहूलुहान कर दिया गया था। आधे से ज्यादा बैलेट्स हमारे लूट लिए गए थे। उसके बावजूद भी मैं लगभग 1100 वोटों से मात्र इलेक्शन हारा था। 2 साल बाद मैंने फिर ताल ठोकी और इन नवाबी बदमाशों के खिलाफ, इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ मैंने फिर चुनाव का पर्चा भर दिया और इस बार तमाम लूट के बावजूद मैं इलेक्शन जीत गया और फिर कई इलेक्शन मैंने जीते। तो ये मेरी राजनीतिक शुरुआत की हल्की सी दास्तान है। चलिए, बहुत लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका और 4 बार आप उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद पर भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में आपका भी बहुत अहम योगदान रहा है। मुझे लगता कि कभी आपकी भी इच्छा हुई होगी कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं जानता हूं मैं नहीं हो सकता और मैंने ये बात अपने यहाँ उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की जो हमारे नेताओं को, हमारे बड़ों को, हमारे साथियों को हमारी तरफ से बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, हम मुसलमान भी तो हैं, हम राष्ट्रपति हो सकते हैं, हम राज्यपाल हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। आजम खान का दर्द इसलिए ना, क्योंकि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर वो लोग जो आज बहुत बड़े नेता और अगुवा हैं समाजवादी पार्टी के, अगर वो चाहेंगे हम तब भी नहीं हो सकते। हम आपसे ये भी बता दें कि एक ऐसा वक्त भी आया जब खुद नेताजी ने हमें लीडर अपोजिशन बनाने का प्रपोजल रखा और थोड़ी देर के लिए हम लीडर अपोजिशन हो भी गए, लेकिन उसके बाद फिर हमारा भाषण हुआ और हमने ये कहा कि आपने हमें लीडर अपोजिशन बना दिया, हम बन गए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो बिगड़ी हुई समाज की शक्ल है उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम बने, लीडर पोजीशन भी हम रहे, लेकिन उस वक्त जो समाज में हमारे लीडर पोजीशन होने का एक्सेप्टेंस हो गया। हम समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बहुत कामयाब हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मंत्री रहे, आपने से देखा होगा, आपको कैसा लगता है? उनसे राजनीतिक कत्ता नहीं होता। राजीव गांधी बहुत छोटे थे, बहुत उम्रदार और बहुत कद्दावर नेता उनके कैबिनेट में थे, जगजीवन राम जी जैसे लोग थे। तो ये इससे उनसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। और फिर मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, बल्कि मैं समझता हूं मुख्यमंत्री बनकर जिस कदर तकलीफ और परेशानी की जिंदगी होती होगी, जो मैं देखता हूं तो सीएम का हाल, अपने नेताजी का हाल देखता था तो मैं तो पनाह मांगता हूं। मेरे पास जितने विभाग हैं वही मेरा दिमाग खराब किए देते हैं, तो मुझे कभी इस तरफ कभी जहन ही नहीं। जहां मेरी जरूरत समझी जाती है वहां मुझसे पूछते हैं, मैं सही राय दे देता हूं। खुद से बहुत ज्यादा कोशिश इसलिए नहीं करता कि
राजनीति में बहुत टांग खींचने वाले लोग देखते रहते हैं इधर उधर। मैं थोड़ा सा इस मामले में संकोची आदमी हूँ। आप संकोची हो सकते हैं, लेकिन चर्चा में बहुत बने रहते हैं। ये मेरा कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब बताइए। इसलिए कि मैं गलत बात कहने वालों की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, और मैं ये जानता हूं कि संविधान मुझे हिंदुस्तान का 1 नंबर का शहरी तय करता है। लोग कितना भी कहें पाकिस्तान चले जाओ, कोई कितना भी मुझे आईएसआई का एजेंट कहे, मुझे गद्दार कहे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझसे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। मेरा कोई पैसा विदेशी बैंक में नहीं है, मेरा कोई पैसा सिवाय एक बैंक के पूरे हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह नहीं है, और वो पैसा मेरा सिर्फ सैलरी का पैसा है। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? आपको करीब से जानने वाले बताते हैं कि आप दोस्तों और दुश्मन दोनों को बराबर निभाते हैं। इसलिए कि जो हमारा दोस्त है वो फिर हमारा दोस्त है, और जो दुश्मन है जाहिर है वो हमें मिटाना चाहता है। हम उसे क्यों बना रहने देंगे? जो हमारी इज्जत का दुश्मन, हमारे वकार का दुश्मन, हमारे नजरियात का दुश्मन, हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत और आबरू का दुश्मन, तो हम उससे दोस्ती क्यों करेंगे? उसे हमेशा हमारी दुश्मनी का डर रहना चाहिए। सभी ऐसे नेगेटिव घटनाओं के पीछे समाजवादी पार्टी सरकार का नाम आता है, और खासतौर से आपका जैसे मुजफ्फरनगर होगी आपका नाम आया। कई और आते हैं जो विवाद से जुड़े हुए होते हैं तो आपका नाम आता है। आपका ही नाम क्यों आता है? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं बुराई के खिलाफ बड़ी मजबूती से लड़ता हूं, और मैं बुराई को अपने हाथों से नहीं मिटा सकता। मैं ये जानता हूं, मैं इतना बलवान नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं बुराई को दिल से बुराई मानता हूं, और बुराई के खिलाफ डटकर उसका ऐलान करता हूं, और लोगों से ये कहता हूं कि क्योंकि मेरी ताकत में, कुदरत में नहीं है कि मैं इस बुराई को मिटा सकूं, और जब मेरे अंदर यह हैसियत होगी तो मैं ये भी करके दिखाऊंगा। आपने कहा कि संविधान में आपकी आस्था है, लेकिन समाज का तबका आपको बहुत ही कट्टर मुसलमान नेता के रूप में क्यों देखता है? अगर वो ऐसा मुझे कट्टर मुसलमान मानते भी हैं, तो क्या कोई मेरे जीवन का एक वाकया हिंदू दुश्मनी का बता सकेंगे? एक वाकया अगर मेरे जीवन काल में किसी एक हिंदू को मुझसे बहैसियत मुसलमान शिकायत हो, अगर कोई हिंदू साबित कर दें कि बहैसियत वजीर होते हुए मेरे कलम से नाइंसाफी का एक शब्द भी उनके लिए लिखा गया हो, तो मैं उनके सारे एलिगेशंस मान लूंगा। आपकी सरकार से भी बहुत उम्मीदें थी नहीं है, तो ये है आपकी सरकार किस तरीके से? हमारी सरकार ने एक वायदा किया था मैनिफेस्टो के जरिए, और मैनिफेस्टो की तकरीबन 90% शर्तें पूरी हो गई। कितनी बड़ी तादाद दो तो मुझे आपको गिनती देना पड़ेगी, मैं नहीं लेकर आया हूं। अगर आप मुख्यमंत्री जी का आज का भाषण रिकॉर्ड से निकलवा लेंगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि इन 3 सालों में कितने पुल छोटे और कितने पुल बड़े बने, कितने स्कूल बने, कितने कॉलेजेस बने, कितने मेडिकल कॉलेजेस बने, कितनी सड़कों पर काम हो रहा है, कितनी नहरें खोदी गई हैं, साफ की गई हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना काम हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कितना हुआ है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कितना हुआ है, बिजली के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, किसानों के लिए क्या हुआ है। बहुत विरोध हुआ था। कैसे आपको कैसे लगता है? तकरीबन 10% पैसा बाकी है किसानों का। कारखानेदार गन्ने के अपना मिल चलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है जो कीमत सरकार तय करती है। आप महाराष्ट्र का गन्ने का मूल देख लीजिए और उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। हमने पूरा दबाव डालकर उन मिल मालिकों पर जो जेल भी भेजे गए, जाहिर है सरकार के पास क्या तरीका है, जो पैसा न दे उस पर मुकदमा कायम करे और जेल भेज दे। जितना भी रिलीफ मिला उन्हें अदालतों से मिला, उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं मिला। आज जो पैसा नहीं अदायगी हुआ है उसमें भी स्टे ऑर्डर अदालत से है, सरकार की तरफ से नहीं है।
सरकार ने 90% किसानों का पैसा दिलवा दिया है। जो बाकी है उसका दबाव जारी है। और आपको ये भी बतला दें कि किसान का बकाया, उसका मूलधन वापस नहीं किया जाता, बल्कि ब्याज के साथ उसको वापस किया जाता है। मायावती से बेहतर कानून व्यवस्था आप देंगे, ये नारा देकर आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सरकार की जो हलक होनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। शायद इसी वजह से आयोग में कुछ न कुछ घटनाएं। ये सही है बात। हमारा मुख्यमंत्री सभ्य है, बदतमीज नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री मजबूर नहीं करते डीजीपी को रुमाल निकालकर जूता साफ करने के लिए, और ये सब कुछ मायावती सरकार में हुआ है। जेलों में मारे गए, थाने के बाहर टांग दी गई है, यही कानून था। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी पर लीडरशिप क्वालिटी के भी सवाल उठते हैं। देखिए, क्वालिटी तो अब तजर्बों से आती है। वो एमपी रहे 2 बार, एक मंझे हुए राजनेता के बेटे रहे, तो ये तो नहीं कह सकते कि क्वालिटी नहीं थी। हाँ, उम्र थोड़ी कम थी। पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतनी कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। शायद देश में भी कोई इतना छोटी उम्र का मुख्यमंत्री नहीं हुए। तो हमें इससे खुश होना चाहिए। हमें ऐसे शख्स के लिए ये सोचना चाहिए कि उसका विजन मुल्क को कितना फायदा पहुंचा सकता है, और वो मुल्क को कितनी लंबी राजनीति और कितना लंबा तजुर्बा दे सकते हैं। चलिए, एक बात जो आपकी सरकार पर बहुत ही आरोप लगता है कि आपकी सरकार एक खास तबके की हिमायती है, और इसका आरोप सिर्फ आपके व्यक्तित्व पर नहीं लगता है, पूरी सरकार पर लगता है। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद आने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ मौका मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? कश्मीर में सरकार किसके साथ बनाई है? 1947 से लेकर धारा 370 का विरोध करते रहे। इनसे ज्यादा अवसरवादी तो कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। इनसे ज्यादा विचारों को बेचने और ठगने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। देख लीजिए। चलिए, चर्चा बहुत होती है आपको लेकर। पार्टी में अमर सिंह आ रहे हैं, अमर सिंह आ रहे हैं, आजम खान नाराज होने वाले हैं। अब देखिए, आपने ऐसा नाम लिया है जैसे वो आते हैं ना आजकल, भूले बिसरे गीत, आवारा हूं, आसमान का तारा हूं। तो ये भूले बिसरे गीत बस कभी कभी दिल बहलाने के लिए सुने जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, ज्यादा इनका जिक्र नहीं किया जाता। वो साथ फिर हमारा लग। चलिए, गरीब और किसानों की सरकार अपने आप को बताती है समाजवादी पार्टी, लेकिन भ्रष्टाचार के जितने आरोप आपकी सरकार पर भी लगे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये एक जुमला ही है। देखिए, जो जितना ताकतवर होगा उसकी मुखालिफत उतनी ज्यादा होगी। कमजोर दरो दीवार है, खामोश है, बेहिस्सा, इनका कोई जिक्र थोड़े करता है, जिंदा लोगों का करता है। कमजोर से किसी को क्या शिकायत होगी? एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें एक काम कर, कौन मजबूत है? भ्रष्टाचार से जुड़े लोग वो तो होंगे ही, उनके पास तो सारे साधन होते हैं। लेकिन ज्यादा इल्जाम उसी सरकार पर लगता है और उन्हीं लोगों पर लगता है जो कुछ करते हैं। चलिए, केंद्र सरकार में भी कुछ बात कर लेते हैं। आपको बार बार सुनते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री का दिल बहुत छोटा है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो कभी कभी बहुत मन को पीड़ा देने वाली बातें करते थे। आजकल तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल कोई शिकायत नहीं है। यही शिकायत है कि वो अपने असल रूप को छुपा रहे हैं। न वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, न वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है और उनका जो अल्टीमेट गोल है वो है जो आरएसएस का है। चलिए, आपकी सरकार का नया रूप देखना चाहती है जनता को अभी भी लगता है कि आप कुछ ऐसा करें कि विकास की रफ्तार जो है उत्तर प्रदेश में तेजी पकड़े। इधर तो बहुत तेज है। अभी बजट पेश हुआ है, उसमें बहुत सी विकास की योजनाएं हैं, बहुत तेज काम है और हमसे कोई बड़ी शिकायत भी नहीं है। हाँ, एक शिकायत थी सरकार बनने के फौरन बाद मुजफ्फरनगर का इल्जाम
समाजवादी पार्टी पर या मेरे पर बिल्कुल गलत है। मैंने तो तब भी कहा था, आपके माध्यम से अब भी कह रहा हूं, मैं सीधे प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हमारा जिक्र भी किया था। हमारे पर बड़े स्टिंग तैयार हुए थे, हमें बहुत सी जगहों से नोटिस भी आए थे, अदालतों से भी आए थे। हम कह रहे हैं कि आज बहुत एडवांसमेंट का जमाना है, हम जो कुछ बोल रहे हैं ये आवाज फिजा में हमारी चली गई और हमेशा के लिए महफूज हो गई, इसे वापस लाया जा सकता है। अगर मैंने कोई फोन किया है किसी मोबाइल से, किसी लैंडलाइन से, और अगर कोई शख्स भी इस बात का गवाह है कि दंगे के दौरान किसी थाने के दरोगा को, एक तो मेरा ये स्तर ही नहीं रहा, पहली बार वजीर हुआ था तब भी मेरा ये स्तर नहीं था कि मैं दरोगा से बात करता, तब भी मैं एसपी से ही कहता था। मैं थाने कभी जाता ही नहीं था, आज तक नहीं गया। कोई बहुत इमरजेंसी हुई, कोई टकराव हुआ तब चला गया, वरना कभी नहीं जाता। मैंने तो चुनौती दी है और आज भी चुनौती दे रहा हूं कि अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है, आईबी है, सीबीआई है, इंटरपोल से जांच करा लें। अगर कोई मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो कुतुब मीनार पर सब ऊपर की मंजिल पर ले जाकर मेरी सजा तय करें। 2017 में आपको भारतीय जनता पार्टी चुनौती देगी, कैसे लड़ेंगे आप? कैसी चुनौती? जैसे होती है, जैसे दिल्ली में चुनौती दी है ऐसी देगी, जैसे बिहार में चुनौती होने वाली है वैसी देंगे। केंद्र सरकार में उनके सांसदों का देखिए, के चुनाव, केंद्र सरकार के चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग बहुत ही खूबसूरती से ठगे गए। देखिए, बहुत गरीब समाज है हमारा, बहुत गरीब देश है। अभी आप तो बहरहाल ऐसी जगह की रहने वाली हैं जहां गरीबी देखी है। आप बहुत अच्छे परिवार से हैं, होंगे, बहुत पैसा होगा आपके पास, लेकिन आपने अपने गिरदोनवा में देखा होगा लोगों के पास 2 वक्त का खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए एक कपड़े से ज्यादा दूसरा कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, फटी हुई साड़ी नहीं है आज किसी के पास। उन लोगों से अगर ये कहे देश का बादशाह कि मैं 100 दिन के अंदर 15 से 20 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में पहुंचा दूंगा, और अगर मैं ऐसा न करूं तो मैं उस सजा के जुमले आपसे नहीं कहना चाहता जो बादशाह ने अपने लिए कहे थे कि ये सजा मुझे देना। लिहाजा हिंदुस्तान में रहने वाले 70% गरीब लोगों के दिलों में एक जीने की तमन्ना पैदा हो गई। उन्होंने ये सोचा कि ये बादशाह नहीं है, ये भगवान है हमारा, ये हमारी गरीबी को दूर करने वाला है। 20 लाख रुपया एक गरीब गांव देहात में रहने वाली मां के लिए बहुत बड़ी रकम है, उसके बच्चों के लिए 20-20 लाख रुपए की बहुत बड़ी रकम है। अगर किसी एक परिवार में 8 लोग रहते हैं तो करोड़पति हो गए। कैसा सुनहरा ख्वाब दिखाया, कैसा ठग लिया, और फिर ये कह दिया हमने तो मजाक किया था। बह निकले आंसू आंखों से, लोगों ने आंसू पोंछ दिए थे अपने, क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, मुस्कुराओ, हम करोड़पति होने वाले हैं। बादशाह ने सरेराह किसी से कहा, लेकिन हम भी उनके बातों को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जनता को अभी भी यकीन है कि उनके अच्छे दिन आएंगे। अगर जनता इतनी भोली और नादान न होती तो कैसे यकीन कर लेती कि 100 दिन के अंदर वो करोड़पति हो सकते हैं? कैसे यकीन कर लेती कि 100 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं? कैसे यकीन कर लेती कि पूरे देश को 24 घंटे बिजली मिल सकती है? लोग बहुत नादान है, बहुत नादान है लोग। ऐसे नादान लोग हो सकता है, इस बार समाजवादी पार्टी पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपको उन्होंने एक बार मौका दिया और आपकी अपेक्षाओं से वो भी संतुष्ट हुए। कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने हम पे भरोसा नहीं किया है और उस पर पछताए हैं वो। इसीलिए मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनी है। सिर्फ इस एक गुनाह की सजा मिली है हमेशा समाजवादी सरकार को कि वो उन लोगों के साथ इंसानियत का सलूक क्यों कर रही है जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ यही एक गुनाह है। दंगे ही तो कराए गए, इसके अलावा और क्या गुनाह है हमारा? दंगे कराने वाले, देखिए दंगा कराने वाला जो 302 का मुल्जिम है, डकैती का मुल्जिम है, रेप का मुल्जिम है, उसे केंद्र सरकार ने Z+ की सुरक्षा दे रखी है, कमांडोज दे रखे हैं। क्या ये इंसाफ है? इसलिए तो कह रही है 2017 में भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकती है। मैंने आपसे कहा तो ऐसी चुनौती जैसी दिल्ली में दी थी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आजम खान साहब, तमाम मुद्दों पर हमसे बात की।